दिव्य विज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस का पेपर देखेंगे 2025 का। और साइंस के पेपर में हम केमिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे जिसमें आपका पेपर कोड 824 सीजे था। तो क्लास 10th का जो साइंस का पेपर आता है वो 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है वो सिर्फ 20 मार्क्स का होता है। इन 20 मार्क्स में आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके थ्योरेटिकल के होते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का 2025 का पेपर क्लास 10th का, जिसका पेपर कोड 824 सीजे था। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान संभव है। तो देखिए, आपको पता है कि जो लिटमस पेपर होता है, तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है और जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है। और ये कब होता है? तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड कौन करता है? तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं आपके एसिड। कौन करते हैं? आपके एसिड करते हैं। और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन कर देता है? तो वो आपके बेस करते हैं। कौन करता है? बेस करता है। अच्छा, आपने पढ़ रखा है पीएच मान में कि जो बेस होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, और जो एसिड होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो न्यूट्रल होते हैं यानी उदासीन होते हैं जैसे वाटर हो गया तो उसका पीएच मान 7 होता है। तो लाल लिटमस को नीला करता है कौन? लाल लिटमस को नीला कर देता है तो आपके क्या करते हैं? बेस करते हैं। यानी आपके जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। और जो आपके क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इसके आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? अगर हम जिंक लेते हैं और उसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, है ना? कैसा H2SO4 है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये क्या करता है? ये आपका क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट बनाता है। और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस हाइड्रोजन गैस के निकलने से क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी तो सही होगा। लेकिन ये हाइड्रोजन ही क्यों निकलती है? तो आपने इसके लिए सक्रियता श्रेणी पढ़ी हुई है। सक्रियता श्रेणी में आपने पढ़ा है कि जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं, कोई भी धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर आती है वो हाइड्रोजन को उसके जलीय विलयन से क्या करती है? पृथक कर देती है। इस कारण से यहाँ पर आपका जो जिंक है वो हाइड्रोजन, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है उससे हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? विस्थापित कर देती है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखना है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन आता है, और एल्केन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? CnH2n+2। ये तो बी ऑप्शन आपका क्या है? ये आपका एल्केन है। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं। आपको पता है ये चीज़? कौन कौन से? जिसमें आता है आपका एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन का फार्मूला इस क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको पता है एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? इसमें पूछा गया है कि एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो अल्कोहल होता है उसमें OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह लगता है, तो ये आपका तो अल्कोहल समूह हो गया, ये तो एल्डिहाइड है नहीं। कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है और दो संयोजकताएं खाली हैं और दोनों में अगर आपका एल्किल समूह हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कीटोन कहलाएगा। कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन हो और साथ में दो एल्किल समूह लगे हों तो ये क्या होता है? कीटोन होता है। कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, साथ में एक संयोजकता हाइड्रोक्सी यानी OH समूह से अगर संतुष्ट हो रही है और एक संयोजकता आपकी खाली है, तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और बचा आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में कार्बन की दो संयोजकताएं ऑक्सीजन से और एक संयोजकता हाइड्रोजन से संतुष्ट होती है, तो ये आपका एल्डिहाइड समूह है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु
अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। देखिए अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे पढ़ा था, हमने क्या बताया था कि हाइड्रोजन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वो क्या करती हैं, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है अगर वो हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर आने का मतलब है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या है, क्रियाशील हैं। तो यहाँ पर आपका Hg, कॉपर और प्लेटिनम, ये तीन धातुएं जो हैं ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से कहाँ आती हैं, नीचे आती हैं। दो ऐसी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं और वो कौन कौन सी है, मैग्नीशियम और जिंक है। और ये दोनों ही क्या करेंगी, ये दोनों ही क्या करती हैं, ये दोनों ही मैग्नीशियम और जिंक जो है ये धातु अम्लों में से क्या हाइड्रोजन को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। अभी पीछे ही हमने एक चीज़ बताई थी कि जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में क्या हो, ऑक्सीजन हो और बाकी की दो संयोजकताएं किससे कंप्लीट हो रही हो, एल्किल समूहों से। दोनों संयोजकताएं बची हुई किससे संतुष्ट हो, एल्किल समूह से संतुष्ट होती है। तो ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, कीटोन ग्रुप कहलाता है। अब हमें देखना है कि इन दिए हुए चार ऑप्शंस में कार्बन तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, लेकिन बाकी की जो ये दो संयोजकताएं हैं ये दोनों किससे कंप्लीट होनी चाहिए थी, एल्किल समूह से दोनों कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस तरह से पहला ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड में है, लेकिन बची हुई दो संयोजकताएं किससे कंप्लीट हो रही हैं, हाइड्रोजन से। तो ये आपका कीटोन समूह नहीं है। इस बी ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन एक ही संयोजकता इसके एल्किल समूह से, जबकि दूसरी किससे है, हाइड्रोजन से। तो ये भी आपका कीटोन समूह नहीं है। तीसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में तो ऑक्सीजन है, लेकिन एक संयोजकता में तो एल्किल समूह है, लेकिन दूसरे में एल्किल समूह नहीं है। तो ये भी आपका कीटोन नहीं है। चौथा ऑप्शन में आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है, साथ में दोनों संयोजकताएं जो हैं वो एल्किल समूह से संतुष्ट हो रही हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन में कीटोन समूह उपस्थित है। चलिए अब आपका थ्योरी का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखिए। सबसे पहला आपका दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल। तो देखिए एथेनोइक, नोइक से आपको पता चलता है कि ये कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। और कार्बोक्सिलिक समूह में क्या जुड़ा होता है, COOH जुड़ा होता है। अब जो COOH जुड़ा होता है उसमें कार्बन के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, एक OH समूह जुड़ा होगा, हाइड्रोक्सी होगा, और एक संयोजकता खाली होती है जो कहीं कॉर्नर पे किसी कार्बन परमाणु से जुड़ती है। तो यहाँ पर नोइक के पहले एथ लिखा हुआ है, और एथ का मतलब आपको पता है कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। और कार्बोक्सिलिक समूह में ये जो कार्बन है इसको भी काउंट करते हैं, इसके अलावा जो दूसरा कार्बन होगा इसको भी काउंट करते हैं। तो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। और साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका नाम क्या लिखते हैं, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल लिखते हैं। इसी तरह आपका दूसरा दिया है 1 क्लोरोप्रोपेन दिया हुआ है। प्रोपेन से हमें पता चल रहा है कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं सभी सिंगल बॉन्ड से, इसलिए हमने लिखा प्रोपेन। और एक नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, इसका मतलब एक नंबर का जो ये कार्बन है उस पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। और 1 क्लोरोप्रोपेन का ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्यूटेनॉन 2। अच्छा देखिए ब्यूट का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 4 कार्बन। तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हमारे क्या हो गए, ये 4 कार्बन हमारे ब्यूट हो गए, यानी 4 कार्बन को हमने क्या लिखा, ब्यूट। अब नॉन का मतलब क्या है, नॉन का मतलब इसमें क्या जुड़ा है, ओन जुड़ा है। और ओन किस में जोड़ते हैं, कीटोन समूह, जहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और साथ में क्या हो, 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, साथ में 2 कार्बन समूह जुड़े हैं। तो यानी ये कौन सा ग्रुप हमारा लगा हुआ है, ये हमारा कीटोन समूह लगा हुआ है। तो 2 पे क्या है, ओन, ओन का मतलब क्या लगा है, दूसरे नंबर के कार्बन पर कीटोन लगा हुआ है। तो यहाँ से काउंटिंग अगर हम शुरू करेंगे तो दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है,
ओन जुड़ा हुआ है, यानी जो दूसरा कार्बन है वो हमारा क्या है, कीटोन वाला है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है आपका नियोपेंटेन। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो नियोपेंटेन होता है ये आईयूपीएसी नाम नहीं होता, ये साधारण नाम होता है। और साधारण नाम में जितने भी कार्बन्स होते हैं वो सभी काउंट किए जाते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, नियो का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन पर दो शाखाएं लगी हो, दो ब्रांचेस लगी हो। तो पेंटेन का मतलब क्या है, 5 कार्बन का ये पूरा यौगिक है। और नियो का मतलब एक ही कार्बन पर क्या है, दो ब्रांचेस हैं। तो जैसे ये हमारी कार्बन चैन 3 कार्बन्स की हो गई, तो बीच वाला जो कार्बन है इसी पर हमारे क्या हैं, दो ब्रांचेस यानी दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो 3 कार्बन की श्रृंखला पर क्या है, दो ब्रांचें जुड़ी हुई है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। जब दो ब्रांचें जुड़ी होती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियो। और जब हम साधारण नाम लिखते हैं तो ये जितने भी कार्बन इस यौगिक में होते हैं उन सभी को लिख देते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 5 कार्बन है हमारे, इसलिए 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, पेंटेन। और साथ में क्या लिखा हुआ है, नियो। तो नियो का मतलब क्या है कि बीच वाला जो कार्बन है इन दोनों पर क्या जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें इनके आईयूपीएसी का, तो अगर इस चैन को हम मानते हैं मेन चैन, तो हमारा क्या है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो दूसरे कार्बन पर क्या कितने लगे हुए हैं, दो मेथिल समूह लगे हैं ना। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। चलिए, इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। अब देखिए जो संगठन शब्द है इसका मतलब होता है ये किस तरीके से बना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो देखो मिश्र धातु में क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं, ठीक है, दो या दो से अधिक धातु हो या एक धातु हो और एक क्या हो, अधातु हो। तो इसका मतलब सिंपल सा याद रखना है कि दो धातुएं हों या दो से ज़्यादा धातुएं हों या एक धातु हो और एक क्या हो, अधातु हो। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुएं हों या एक धातु और एक क्या हो, अधातु हो, उनको मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका मिश्र धातु कहलाता है। तो दो या दो से ज़्यादा धातुएं हों या एक धातु और एक अधातु हो, उनको मिलाकर जो भी समांगी मिश्रण बनाया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा मिश्र धातु कहलाता है। क्या क्या मिश्र धातु में होते हैं, जैसे स्टीलनेस स्टील बनाया जाता है, सोल्डर बनाया जाता है, पीतल आपका होता है, कांसा होता है, बेल मेटल होता है, मुद्रा धातु होती है, जर्मन होता है, जर्मन सिल्वर जिसको बोलते हैं, कृत्रिम सोना जिसे बोला जाता है। ये सभी हमारी क्या होती हैं, ये सभी हमारी बेटा मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, अच्छा मिश्र धातुएं तैयार कैसे करते हैं, तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए क्या कहा किया जाता है, पहले जो मूल धातु होती है यानी जो धातुएं, दो धातुएं हम ले रहे हैं उनको गलित अवस्था में लाया जाता है। उनको क्या किया जाता है, गलित अवस्था में लाया जाता है। इसके बाद दूसरे तत्वों को इसमें क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे मान लिया हमने पीतल बनाया, क्या बनाना है हमें, पीतल। तो सबसे पहले हम मूल धातु क्या लेंगे, तांबा लेंगे, तांबा को गलित अवस्था में लाएंगे, उसके बाद इसमें क्या डालेंगे, जिंक डाल देंगे। और जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया जाएगा, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, पीतल प्राप्त हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि मिश्र धातु को तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को क्या करते हैं, गलित अवस्था में लाया जाता है। फिर क्या करते हैं, गलित अवस्था में जब ये आ जाती है तो इसके बाद दूसरे तत्व, चाहे वो धातु हो या क्या हो, अधातु हो, इनको एक निश्चित अनुपात में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं उस धातु पे। और मिलाने के बाद फिर क्या करते हैं, इसे कमरे के ताप पर क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। तो ये आपकी मिश्र धातुएं थी। और आपको याद रखना है कि मिश्र धातुएं कैसे बनती हैं, दो या दो से अधिक हम धातु ले सकते हैं या एक धातु और एक अधातु ले सकते हैं। क्वेश्चन में आगे पूछा था कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बताइए। कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा होता है। तो कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम हमें बताना था। तो एक हमारा पीतल होता है और एक हमारा क्या होता है, कांसा। ये हमारी जो है कॉपर की बनी हुई दो मिश्र धातुएं होती हैं। उनके नाम पूछा था तो हमने बता दिया, कॉपर की बनी हुई दो मिश्र धातुएं क्या है, एक हमारा पीतल है, दूसरा हमारा क्या है, कांसा है। ठीक है, आगे पूछा था संगठन। संगठन का मतलब होता है ये किस तरीके से बनाई जाती है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो बेटा जो पीतल आपका होता है उसमें हम तांबा 80% लेते हैं और बचा हुआ 20% में हम जिंक लेते हैं।
इन दोनों का मिक्सचर इस रेशियो पे मिलाने से जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा मिश्र धातु क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है। और इसका उपयोग क्या करते हैं पीतल का? तो पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं, नट बोल्ट बनाने में करते हैं। अच्छा, नलों की टोटियाँ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है पीतल का। और भी बहुत सारे जो है पुर्जे बनाए जाते हैं, उनमें भी पीतल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आपकी मिश्र धातु है जो कि आपकी कॉपर से मिलकर बनती है, उसको हम कांसा बोलते हैं। कांसा में आपका जो तांबा यानी जिंक, सॉरी कॉपर जो होता है वो कितने परसेंट होता है? 88% होता है। 88% आपका क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। बचा हुआ 12% क्या मिलाया जाता है? टिन मिलाया जाता है। तो इन अनुपात में मिलाने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है? कांसा प्राप्त होता है। और कांसे का जो उपयोग किया जाता है वो मूर्तियाँ बनाने में, गाड़ियों के पुर्जे बनाने में, इन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है आपका कॉपर सल्फाइड से हमको कॉपर धातु का निष्कर्षण करना है। यानी कॉपर सल्फाइड जो हमें मिला है उससे कौन सी धातु प्राप्त करनी है? कॉपर धातु प्राप्त करनी है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉपर धातु हम इससे किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उसका हमें रासायनिक समीकरण भी लिखना था। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो हमको कॉपर सल्फाइड का अयस्क प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं? हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो कॉपर सल्फाइड जो अयस्क हमको प्राप्त हुआ उसको हम हवा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और साथ में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, जिससे क्या होता है? सल्फर की जो अशुद्धि होती है वो निकल जाती है। ठीक है, इसी तरह देखिए आप रिएक्शन देख सकते हैं। कॉपर सल्फाइड की अभिक्रिया हम किससे कर रहे हैं? ऑक्सीजन से, यानी कि वायु से कर रहे हैं। और वायु की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि क्या होती है? इससे सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर अलग हो जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? अब हमें क्या प्राप्त हो गया? अब हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है उसकी अभिक्रिया किससे करते हैं? कोक। कोक का मतलब क्या है? कार्बन। कार्बन के साथ जब हम गर्म करते हैं तो कार्बन क्या है? एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। अपचायक के रूप में कार्य करने के कारण ये जो कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ था ना, ये कॉपर ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ था, इससे क्या निकल जाता है? ऑक्सीजन निकल जाता है। इससे क्या निकल जाता है? ऑक्सीजन कार्बन के साथ निकल जाता है और कॉपर धातु हमको मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो जाती है। तो इस जो आपका कॉपर सल्फाइड से हमको क्या मिला? कॉपर सल्फाइड से हमको कॉपर ऑक्साइड मिला। और कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम कार्बन के साथ करते हैं तो हमको शुद्ध धातु कॉपर धातु मिल जाती है। और साथ में हमारा कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ CO2 बनकर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमें कॉपर सल्फाइड से कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। चलिए, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला पॉइंट था आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं हम? कोई अम्ल होता है और उसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है? क्षार से कराई जाती है। जब किसी भी अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों की साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका सॉल्ट बनता है, साथ में क्या बनता है? जल बनता है। तो अम्ल और क्षार की जो आपस में अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया के बाद सॉल्ट और वाटर जो बनता है, तो सॉल्ट और वाटर एसिड और बेस की अभिक्रिया में जो बनता है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल और क्षार की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है? अम्ल क्या करता है? अम्ल क्षार के क्षारीय गुण को खत्म कर देता है। और क्षार क्या करता है? क्षार अम्ल के अम्लीय गुण को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को गुणों को क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं। किस अभिक्रिया में? उदासीनीकरण अभिक्रिया में। एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया अगर हम NaOH यानी किससे करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक क्षार है। इसके साथ करने पर हमारा क्या बन जाता है? हमारा नमक बनता है, NaCl बनता है। और साथ में क्या बन जाता है? जल बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपकी अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? क्षारक से कराई जाती है। तो क्या बनता है? लवण और जल बन जाता है। इसी तरह अगर आप दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमने अम्ल में क्या लिखा है? नाइट्रिक अम्ल लिया हुआ है। और क्षार के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं। जब ये अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपका क्या बनता है? अमोनियम नाइट्रेट बनता है, जो कि एक सॉल्ट होता है। और साथ में क्या बनता है? साथ में आपका जल बनता है। ठीक है,
इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम H2SO4 से करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये आपका एक क्षार होता है। H2SO4 क्या है, ये आपका अम्ल है। तो आपका एक सॉल्ट बनता है जिसको हम पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, और साथ में आपका क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ तक उदासीनीकरण अभिक्रिया के ये एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने से क्या हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। और यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, यही अभिक्रिया आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका था प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो फार्मूला होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O। इन दोनों में से हम कोई भी फार्मूला यूज करते हैं, और जनरली हमको जो फार्मूला लिखना है एग्जाम में, ये दूसरा नंबर वाला लिखना है, 2CaSO4 इंटू H2O। ठीक है। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जो आपका ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, इसका औद्योगिक नाम क्या होता है, जिप्सम नाम होता है। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछ भी सकता है कि जिप्सम का जो है रासायनिक नाम लिखिए। तो इसका नाम क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और दूसरा है आपका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए बनाने की विधि, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको बनाते कैसे हैं। तो जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, किसको गर्म करना पड़ेगा, जिप्सम को करना पड़ेगा। और जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है। तो अगर जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्रिस्टलन जल, यानी जो जल के अणु उसमें उपस्थित होते हैं उसमें से कुछ अणु त्याग देता है। वो कौन त्याग देता है, जिप्सम त्याग देता है। ठीक है। तो जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है। तो देखिए जिप्सम की अभिक्रिया, 2 अणु लेने पड़ेंगे हमें जिप्सम के। ठीक है। उनको जब हम गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। साथ में कुछ अणु जो हैं जल के वो क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रश्न में हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट आपका लिखा है, ये किस रंग का होता है। तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये सफ़ेद रंग का होता है और जल में अल्प विलेय होता है, यानी कि पूरी तरह से ये जल में घुलता नहीं है, गाढ़ा हो जाता है जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं ना। तो ये पूरी तरह से विलेय नहीं है, यानी घुलता नहीं है। सेकंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम क्रिया बेटा जल से करा देते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमने अभी गर्म करके क्या निकाला था, जल निकाला था। और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया हम फिर से जल से करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है और फिर यह क्या होता है, जम जाता है। ठीक है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अभी पीछे आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था, जिप्सम से बनाया था। तो जिप्सम पे क्या किया था, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से क्या बन गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया था। और जल के कुछ अणु जिप्सम से क्या हो गए थे, निकल गए थे। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना है, अगर हम उसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं तो फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जिप्सम प्राप्त होता है। लेकिन जिप्सम जो प्राप्त होता है तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो प्राप्त होता है ये क्या हो जाता है, जम जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या है। पहला उपयोग क्या है, ये जमने की क्रिया में क्या होता है, फैलता है। जब ये जमता है तो ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसलिए हम इसका उपयोग जो है मूर्तियों के ढांचे बनाने या मॉडल बनाने में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे किसी की हड्डियाँ टूट जाती है तो उसमें आपने देखा होगा प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर चढ़ाते समय जो वाइट कलर का एक पदार्थ लगाया जाता है वो आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका यूज नहीं होता। देखिए हड्डियाँ जो होती हैं वो खुद से जुड़ती हैं, ठीक है, वो अपनी जगह से हड्डियाँ हिले ना, इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाई जाती है। और जो बहुत ही क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, जिस भी जगह पे हड्डियों को लगाना होता है यानी सही तरीके से रखना होता है, वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने से क्या होता है, हड्डियाँ सही जगह पे स्थिर होती हैं, जिससे वो अपने आप सही तरीके से जुड़ जाती है। तीसरा, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जो चाक का प्रयोग किया जाता है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती है। मिट्टी के खिलौने जो बनाए जाते
जाते हैं, जो सांचे बनाए जाते हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। मूर्तियाँ के सांचे बनाने आदि में वे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। दांतों के प्लास्टर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। घरों की दीवारों पे या छतों को चिकना करने या डिज़ाइन बनाने, इनमें भी किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका, पीएच मूल्य क्या होता है? तो देखो, पीएच स्केल के बारे में आपने पढ़ा है, तो बेटा पीएच स्केल अगर नॉर्मल से हम बात करें क्या होता है, तो ये कोई भी विलियन हो, कोई भी आपको विलियन दे दिया गया, वो अम्लीय विलियन है या क्षारीय विलियन है, इसको मापने की एक संख्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या है? कोई विलियन आपको दिया गया है जिसमें एसिड मिला हुआ है या बेस मिला हुआ है, तो उसमें उसकी मात्रा कितनी है या संख्यात्मक मात्रा के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसे ही हम पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल के बारे में हम और देखते हैं। तो देखो, पीएच स्केल जो होता है, 1909 में एक वैज्ञानिक थे, सारेंसन। कौन से वैज्ञानिक थे? सारेंसन। उन्होंने क्या किया था? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए, किस आयन की? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए पीएच का शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें पी क्या होता है पीएच पे? पी हम छोटा लिखते हैं, एच बड़ा लिखते हैं। पी छोटा और एच क्या लिखा जाता है? बड़ा लिखा जाता है। पी जो अक्षर है वो डेनिश शब्द है, कौन है? पोटेंज, इससे लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, कैपिटल एच जो बड़ा होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, यानी हाइड्रोजन आयनों की क्या प्रदर्शित करती है? शक्ति। इसी तरह अगर हम पी ओ एच लिखते हैं तो ओ एच का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। तो सारेंसन ने ही जो है ये पीएच पैमाने के बारे में बताया था। इन्होंने कुछ डिफिनीशंस दी थी। ठीक है, क्या दिया था? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसका ऋणात्मक लघु गणक जो मान होता है वो उस विलयन के पीएच को प्रदर्शित करता है। तो पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा। इसको डिवाइड में लिखा जाएगा तो हो जाएगा पीएच लॉग 1/H प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो है हाइड्रोक्सी आयनों की शक्ति के बारे में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल की, अगर पीएच स्केल की बात करते हैं तो देखो ये क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर पीएच मान की बात करते हैं तो जो पीएच स्केल होता है इसका विस्तार कहाँ से होता है? 0 to 14 होता है। 0 से शुरू होकर कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। और अगर हम बात करते हैं किसी जलीय विलयन की, अगर कोई जलीय विलयन है जिसका पीएच मान क्या हो जाए? 7 से कम, कोई जलीय विलयन है उसका पीएच मान क्या हो जाए? 7 से कम हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं, एसिडिक कहेंगे। अगर कोई विलयन है जिसका पीएच मान क्या हो जाए? 7 से कम हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। अगर कोई विलयन है जिसका पीएच मान क्या हो जाए? 7 से अधिक हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। और कोई पीएच जलीय विलयन का पीएच मान क्या हो? 7 ही रह जाए तो हमारा क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा? उदासीन होगा। 7 से अधिक है तो वो किसका होगा? क्षार का होगा। और अगर 7 से कम है तो वो किसका होगा? अम्ल का होगा। देखिए, इसी क्वेश्चन में आपका अथवा दिया हुआ था और लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना था। यानी एल्युमिनियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, कैल्शियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिकरण और आयरन की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है। तो ध्यान से देखिए, एल्युमिनियम जो है वो आपका ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये भाप अवस्था में यानी गैसीय अवस्था में जल के साथ अभिक्रिया करता है। और एल्युमिनियम की अभिक्रिया जब हम गैसीय अवस्था में करते हैं यानी भाप से करते हैं तो ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार जो कैल्शियम होता है ये अभिक्रिया ठंडे जल से कर लेता है, क्योंकि ये कैसी धातु है? ये क्रियाशील धातु है। ये ठंडे जल से भी क्या कर लेती है? अभिक्रिया कर लेती है। और ये क्या बनाता है? ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह आयरन भी आपका किस भाप की अवस्था में ही जल से अभिक्रिया करता है, यानी गैसीय अवस्था में जल से अभिक्रिया करता है और ये आपका क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एल्युमिनियम की जल से अभिक्रिया यानी गैस अवस्था में जल से अभिक्रिया करने से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है।
कैल्शियम की जल से अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और आयरन की जल से अभिक्रिया करने पर आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में इन तीनों रिएक्शंस में आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तीनों जो आपके एल्युमिनियम कैल्शियम आयरन है, इनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। इस कारण से ये कोई ठंडे जल से अभिक्रिया कर रहा है, कोई भाप से अभिक्रिया करता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।